वेलकम बैक स्टूडेंट्स। करनॉट इंजन, करनॉट साइकिल और अब हम बात करेंगे करनॉट थ्योरम की। करनॉट थ्योरम क्या कहता है? करनॉट थ्योरम एक्सप्लेन करते हुए वी विल बी वेरी क्लोज टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और ये है करनॉट थ्योरम है। कहता क्या है? हम यहाँ पर इस बात को प्रूव करने का प्रयास करेंगे कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट हम एक रिवर्सेबल साइकिल बनाने वाले हैं, तो इसमें हमने एक सोर्स ले लिया है। आप डायग्राम की तरफ ध्यान दें, डायग्राम समझते जाएं। एक रिजर्वायर है, सोर्स है, जहाँ से हम हीट लेने वाले हैं विच इज़ एट टेम्परेचर T1। इसी तरह से एक सिंक है विच इज़ एट टेम्परेचर T2। इससे हमने अमाउंट ऑफ हीट ले ली जो कि Q1 है, और ये हमने ले ली है एक ऐसे इंजन में जिसका नाम है आई का मतलब है इरिवर्सिबल इंजन। इरिवर्सिबल मतलब ये ऊपर की तरफ हीट को कभी नहीं ले जाएगी, ये हीट नीचे ही ले जाएगी या तो कुछ वर्क डन करेगी। तो जो अमाउंट ऑफ हीट ये सिंक को देने वाली है, लेट अस से दैट इज इक्वल टू Q1 माइनस W विच इज इक्वल टू Q2। ठीक है। और इसने क्या किया? इसने एक छोटा सा वर्क डन किया है। तो वो वर्क डन, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि देयर इज नो सेल्फ एक्टिंग मशीन, है ना, इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्रिएट अ सेल्फ एक्टिंग मशीन। तो हम क्या करेंगे? इस इरिवर्सिबल मशीन से एक वर्क डन देंगे, लेट अस से दैट इज W। ये वर्क डन इनपुट होगा हमारी रिवर्सिबल इंजन के लिए। तो सेकंड इंजन जो हमने बनाई है, सेकंड इंजन दिखा रही है जो दूसरी तरफ बनी है। सेकंड इंजन इज शोइंग R, मतलब ये रिवर्सिबल इंजन है। लेट अस से इट इज अ काइंड ऑफ रेफ्रिजरेटर जो टेम्परेचर T2 से T1 की तरफ जाएगी। इस पर हम काम करेंगे। कितना काम करेंगे? जो हमें आउटपुट इंजन 1 से मिला है वही इनपुट हम दे देंगे वर्क डन का सेकंड इंजन को। तो ये रिवर्सिबल इंजन है, और रिवर्सिबल इंजन होने के कारण क्या करेगी? ये कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लेट अस से ये Q2 डैश को उठाती है, Q2 डैश को उठाती है और Q1 डैश की तरफ ले जाती है, मतलब Q1 डैश को ये वापस करती है। ठीक है। तो ये पूरा एक साइकिल हमें कंप्लीट करना है, एंड वी विल ट्राई टू प्रूव दैट इट्स इम्पॉसिबल टू क्रिएट एनी मशीन विच हैज़ एफिशिएंसी 100%। पहली बात। दूसरा, करनॉट इंजन एक थ्योरेटिकली ऐसी इंजन है जिसकी एफिशिएंसी सर्वाधिक है, विच इज़ मैक्सिमम, और यही वो करनॉट थ्योरम है। करनॉट थ्योरम कहता है कि भैया मैंने जो इंजन बताई है ये बेस्ट है, इससे ज़्यादा एफिशिएंसी तो दुनिया के किसी भी इंजन में नहीं हो सकती। ठीक है। तो ये वो थ्योरम है। तो चलिए अब इसका थोड़ा मैथमेटिकल एस्पेक्ट देखते हैं। ना टू स्टार्ट विथ हम बात करते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ आई क्या है। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ एफिशिएंसी ऑफ आई। आपको स्टेटमेंट्स इसके साथ साथ हमेशा लिखने चाहिए जब भी आप थ्योरेटिकल पेपर दें। ये तो एक्सप्लेनेशन है, नोट्स हैं, तो इसमें मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, बाकी आपको लिखना होगा कि एफिशिएंसी ऑफ इंजन या इरिवर्सिबल इंजन, तो ईटा 1 या आई, ठीक है, ईटा आई, इट इज़ इक्वल टू कितना होगा? तो W अपॉन Q1, यही होता है, विच इज़ इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये हमारी पहला पार्ट हो गया। इसको आप इक्वेशन 1 डाल दीजिए। नाउ इफ़ यू वांट टू डिस्कस व्हाट इज़ एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन, वो भी देख लीजिए। तो ईटा आर इज इक्वल टू W अपॉन, अब इस पर इनपुट कितनी एनर्जी है? तो Q1 डैश की है, विच इज़ इक्वल टू Q1 डैश माइनस Q2 डैश अपॉन Q1 डैश। ये हो गई एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन। अब अगर हमें बात करनी है कि एफिशिएंसी समहाउ, ये मान के चलते हैं हम लोग कि एफिशिएंसी समहाउ ऑफ इरिवर्सिबल इज मोर एज कंपेयर टू, मोर मान के चल रहे हैं, ठीक है, तो लिखेंगे लेट एफिशिएंसी ऑफ आई बी मोर देन एफिशिएंसी ऑफ आर। अगर ऐसा हम मान के चलते हैं तो क्या होगा? तो सीधी बात यह है कि W अपॉन Q1 इज ग्रेटर देन W अपॉन Q1 डैश। या अगर मैं इसको
सॉल्व करूं तो इनइक्वालिटी में हम लोग जानते हैं कि चूंकि ये रेसिप्रोकल में आ रहे हैं और ये जब ऊपर जाएंगे मतलब डब्ल्यू डब्ल्यू तो कैंसिल हो जाएगा, फिर बचा क्या 1/Q1 इज़ ग्रेटर देन 1/Q2। तो जब रेसिप्रोकल करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाता है। क्यों? एक सिंपल एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूँ कि अगर कोई बायो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा हो तो उसे समझ में आ जाए भाई 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/4, ये हम जानते हैं। लेकिन अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, मतलब 2 को पलटा के मतलब 1/2 को 2 और 1/4 को 4 कर दूं, तो क्या सेम सिंबल रहेगा? आंसर इज़ नो, ये सिंबल पलट जाता है। तो इनइक्वालिटी में कभी भी आप याद रखिए, जब भी आप रेसिप्रोकल करें तो तुरंत सिंबल को चेंज कर दें। तो यहाँ हो जाएगा Q1, यहाँ हो जाएगा Q1 डैश। तो इसका मतलब क्या है कि कभी भी ये ऐसा ही आना चाहिए, और अगर ऐसा आता है तो क्या होगा? देयरफॉर Q1 डैश माइनस Q1 अगर हम करते हैं तो क्या होगा? इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब नेट हीट गेन, अगर नेट हीट गेन की बात करें, किसकी? नेट हीट गेन बाय द सोर्स, ठीक है, नेट हीट गेन बाय द सोर्स पर साइकिल। हर साइकिल में ये हीट गेन करेगा कौन? रिजर्वायर। बनी बात भाई, जो ले रहे थे और जो दे रहे हैं उनमें डिफरेंस है, दे आर नॉट इक्वल, ये मान के चल रहे, वी आर जस्ट कंसिडरिंग दैट बोथ आर हैविंग डिफरेंट एफिशिएंसीज। तो उस एफिशिएंसी लेवल पर जब हम बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर अलग अलग हुआ, टेम्परेचर अलग हुआ तो देयर इज सम काइंड ऑफ हीट गेन, किसके साथ? रिजर्वायर। अच्छा, रिजर्वायर कितनी हीट गेन करेगा? एंड दैट इज इक्वल टू Q1 डैश माइनस Q, इतनी वो हीट हर बार लेता जाएगा। और सिंक क्या करेगा? द सिंक गेन्स हीट, द सिंक गेन्स हीट, सिंक हीट को गेन करेगा कितनी? Q1 माइनस W के बराबर। ये हर बार ले रहा है, ये कहाँ से ले रहा है? फ्रॉम इरिवर्सिबल इंजन। एंड लॉस हो रहा है, एंड लॉस हो रहा है कितने का? Q1 डैश का, क्योंकि ये वापस जा रहा है, ठीक है, टू आर रिवर्सिबल इंजन के पास। तो रिवर्सिबल इंजन क्या कर रहा है? Q1 डैश को वापस भी दे रहा है, इतना ये सिंक को मतलब इतना यूटिलाइज कर रहा है। इट इज़ गेन बाय द सिंक एंड लॉस्ट फ्रॉम द सिंक इज Q1, क्योंकि ये रिवर्स होकर के इंजन वापस दे रहा है, ठीक है। पूरी कहानी समझ में आई? अगर ऐसा हो रहा है तो नेट हीट लॉस्ट, अरे हीट हीट लॉस बाय सिंक कितनी हो रही? मतलब वहां पर सिंक में भी हीट लॉस हो रहा है पर साइकिल, पर साइकिल कितना हीट लॉस हो रहा है? विच इज इक्वल टू Q2 डैश माइनस कितना? Q1 माइनस W, विच इज इक्वल टू, अगर ब्रैकेट ओपन कर दिया जाए तो Q2 डैश माइनस Q1 प्लस W, या इसको W को हम पूरा हटा दें तो Q2 डैश माइनस Q1 प्लस W की जगह आ जाएगा Q1 डैश माइनस Q2 डैश, ब्रैकेट ओपन करिए, आ जाएगा Q2 डैश माइनस Q1 प्लस Q1 डैश माइनस Q2 डैश। Q2 डैश दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? और मैं इसको रीअरेंज करके लिखूंगा Q1 डैश माइनस Q1, ये फाइनल आ गया, नेट आ गया। अब ये जो नेट आया है इसी से हमें बात ये करनी है कि जो हीट गेन हुई और जो हीट वापस गई, कब गई? जब हमने ये माना कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल जो इंजन है उसकी एफिशिएंसी अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा है R से, ठीक है, तो इतना हीट लॉस और हीट गेन हो रहा है। ओके ना, एक स्टेटमेंट लिखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। लिखिए, द कंपाउंड इंजन IR, द कंपाउंड इंजन IR, IR क्या है? इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल इंजन का एक कंपाउंड इंजन जो अभी हमने डायग्राम में बनाया। लिखिए, द कंपाउंड इंजन IR इज अ सेल्फ एक्टिंग मशीन। यस और नो? वी हैव क्रिएटेड एक्चुअली अ सेल्फ एक्टिंग मशीन। कैसे? इसका वर्क डन दूसरे के इनपुट में चला गया, मतलब हमने कोई बाहर से वर्क डन किया है क्या?
नहीं. So we do not require any kind of amount of any extra energy to work on this engine which is IR engine, जो अभी हमने डायग्राम में ऊपर देखा. ठीक है, तो क्या हो रहा है? The compound engine IR is the self acting machine which transfers heat कितना? Q1 dash minus Q1 from the sink to at lower temperature, from the sink at lower temperature T2, from the sink at lower temperature T2 to the source at higher temperature T1, ठीक है. ये एक सेल्फ एक्टिंग मशीन बन गई जो कि हीट ट्रांसफर कर रही है फ्रॉम टेम्परेचर T2 से T1, फुल स्टॉप, है ना. या कॉमा करके आगे और थोड़ा सा लिख लें, विदाउट एनी वर्क डन बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी, विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क डन या विदाउट एनी वर्क डन बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी. सेल्फ एक्टिंग मशीन है. तो क्या हुआ? ठीक. अब इसमें क्या हुआ? एक सेल्फ एक्टिंग मशीन है जो एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है. ये तो अचंभा है, ये अपने आप में एक अजूबा है, क्योंकि सेकंड लॉ तो बहुत क्लियरली कहता है. ठीक है, तो क्या कहता है वो भी लिख लें, पैराग्राफ चेंज करके लिखें. However, this is against the second law of thermodynamics. However, it is against the second law of thermodynamics. So our assumption that I मतलब irreversible engine capital I is more efficient than R is wrong. और अब आती है कर्नॉट थ्योरम. क्या कहता है कर्नॉट थ्योरम? लिखिए हेंस. अब कर्नॉट थ्योरम का स्टेटमेंट है, लिखिए हेंस no engine can have efficiency greater than that of Carnot engine. और ये है हमारी ओवरऑल कर्नॉट थ्योरम. तो यहाँ पर आज हम विराम देते हैं इस वीडियो को. अगले वीडियो में रेफ्रिजरेटर या हीट पंप इस टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए धन्यवाद. वंदे मातरम. टेक केयर. जय हिंद.